हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हिमानीकृत स्थलाकृतियाँ, यानी कि जो बर्फीले इलाके में स्थलाकृतियाँ बनती हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखते हैं हिमानीकृत स्थलाकृतियाँ किस प्रकार से बनती हैं। सबसे पहले ये जो हिमानीकृत स्थलाकृतियाँ हैं ये पर्वतीय क्षेत्रों में, जहाँ पर पूरे साल भर वह क्षेत्र बर्फ़ से ढका रहता है, वहाँ पर इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। तो हिमनद धरातल पर सरिताओं के समान होता है। ये वास्तव में हिम के समूह होते हैं जो कि हिम क्षेत्र से गुरुत्व बल के कारण प्रवाहित होते हैं। हिम क्षेत्र की निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं। हिम रेखा वह रेखा होती है जिसके ऊपर वर्ष भर हिमावरण रहता है, यानी हिम रेखा के ऊपर पूरे वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है तथा बर्फ पिघल नहीं पाती क्योंकि वहाँ पर तापमान बहुत कम रहता है। हिमरेखा की ऊंचाई भूपृष्ठ के समस्त भागों पर समान न होकर अलग अलग होती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जब हम चलते हैं तो पता चलता है कि ध्रुवों पर हिमरेखा सागर तल के बराबर होती है, जबकि इस तरह स्पष्ट है कि हिमरेखा पर ऊंचाई का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। भूपृष्ठ पर कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां हमेशा बर्फ जमा रहती है। ऐसे भागों को स्थायी हिमक्षेत्र कहते हैं। एकमात्र ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर बाकी सभी महाद्वीपों पर स्थायी हिमक्षेत्र मिलते हैं। अब इसमें हिमनद के प्रकार कौन कौन से होते हैं ये देखिए। स्थिति, आकार व रचना के आधार पर हिमनद को 4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले महाद्वीपीय हिमनद। इसे हिमचादर भी कहते हैं। जब एक विस्तृत क्षेत्र में लगातार हिम का जमाव होता है तो यह चादर के रूप में फैलकर जम जाता है। ऐसे भाग में अलग अलग हिमनद न होकर समस्त भाग एक हिमनद के रूप में होता है। इसे महाद्वीपीय हिमनद कहते हैं। पूरा का पूरा क्षेत्र जो है बर्फ से ढका हुआ। इस तरह के हिमनद का विस्तार सर्वाधिक होता है और यही कारण है कि इसे महाद्वीपीय हिमनद कहते हैं। वर्तमान समय में सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय हिमनद का विस्तार ग्रीनलैंड एवं अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाया जाता है। दूसरा है हिमटोपियाँ। कुछ विद्वानों ने हिमटोपियों को हिम चादर का ही छोटा रूप माना है, परंतु कुछ विद्वानों ने पर्वतों की चोटियों पर स्थित हिम चादर को हिमटोपी कहा है, यानी पर्वतों के ऊपरी भाग जो है जहाँ पर पूरे वर्ष भर बर्फ रहती है उसको हिमटोपी कहा है। वास्तव में हिमटोपियाँ अधिक ऊंचाई पर होती हैं जहाँ से कई हिमनदों का निर्माण होता है। इसके बाद में जो तीसरा है पर्वत हिमनद या घाटी हिमनद। पर्वतीय भागों में ऊंचे स्थानों से हिमनद जब गुरुत्व बल के कारण निचले ढाल की ओर नदी के रूप में प्रवाहित होते हैं तो उसे पर्वतीय हिमनद या घाटी हिमनद कहते हैं। इसके बाद में चौथा है पर्वतपदीय हिमनद या गिरिपद हिमनद। जब पर्वतीय भागों में ऊंचे स्थानों से कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत के आधार तली पर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उस विस्तृत हिमनद को गिरिपद हिमनद कहा जाता है।
तो ये जो 4 प्रकार के हिमनद हो गए, ये इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि ये स्थलाकृतियाँ हिम वाले क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। तो हिमनद के अपरदनात्मक कार्य से निर्मित स्थलाकृतियाँ, यानी कि हिमनद के अपर्दन से सबसे पहले यू आकार की घाटी बनती है। मैंने नदियों में वी आकार की घाटी का जिक्र किया था। यहाँ पर क्योंकि हिमनद हैं वो ज़्यादा जगह घेरते हैं, तो जब हिमनद का परिवहन होता है तो उसमें जो वी आकार की घाटियाँ हैं जो मैंने ऐसे बताया था, तो इनमें जब हिमनद इस वाले क्षेत्र में जाएगा तो क्षैतिज अपर्दन के द्वारा, और ये जो भाग है ये यू आकार की घाटी में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। पर्वतीय भागों में हिमनद ऐसी घाटियों से होकर गुजरता है जिनके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं तथा तली चौरस व सपाट होती है। ये घाटियाँ अपर्दित होने के बाद अंग्रेजी के यू अक्षर जैसी बन जाती हैं। इसी आधार पर इन्हें यू आकार की घाटियाँ कहते हैं। कभी कभी इन घाटियों की सहायक घाटियाँ ऊपर लटकती रहती हैं। इस तरह की लटकती घाटियों वाली मुख्य घाटी को लटकती घाटी से युक्त यू आकार की घाटी कहते हैं। तो यानी कि यू आकार की घाटी जब होगी जब इसका क्षैतिज अपर्दन होगा, और वी आकार की घाटी ही ज़्यादातर यू आकार में परिवर्तित हो जाती हैं। लेकिन कई जगह पर देखने में आया है कि यू आकार की घाटी हिमनद वाले क्षेत्रों में नए प्रकार से बनती हैं। पर्वतीय उच्च भागों में हिमनद अपनी कोई नवीन घाटी का स्वयं निर्माण नहीं करता, अपितु पहले से ही नदियों द्वारा निर्मित घाटियों को परिवर्तित एवं संशोधित करता है। मैंने बताया कि वी आकार की घाटी को ही परिवर्तित एवं संशोधित करके यू आकार में तब्दील कर देता है। हिमनद के अपघर्षण तथा उत्पाटन की क्रियाओं द्वारा, देखिए हिमनद के दो अपघर्षण तथा उत्पाटन की क्रियाओं द्वारा ये घाटियाँ जिनसे होकर हिमनद प्रवाहित होता है कट कट कर चौड़ी होती रहती है। तो अपघर्षण, एक तो जो अपघर्षण आपस में ही चट्टानों का एक दूसरे से घर्षण होके, और दूसरा जो रास्ते में जो चट्टानें आ रही है उनको हिमनद अपने साथ उखाड़ के ले जाता है। तो इस प्रकार से अपघर्षण तथा उत्पाटन की क्रिया द्वारा ये घाटियाँ जिनसे होकर हिमनद प्रवाहित होता है कट कट कर चौड़ी होती रहती है, और इनके किनारे लंबवत हो जाते हैं, किनारे खड़े ढाल के हो जाते हैं, जैसे ये मैंने इसमें बताया है। पहले ये यू आकार की घाटी थी, पहले ये यू आकार की घाटी थी यूँ, ये जब यू आकार की घाटी में अब जब हिमनद जाएगा तो इस वाले भाग को चौड़ा करने की कोशिश करेगा और इस भाग को चौड़ा करने की कोशिश करेगा, और धीरे धीरे ये यू आकार में परिवर्तित हो जाती है ये घाटी। तो इस प्रकार से ये वी आकार की घाटी ही यू आकार में तब्दील हो गई। कभी कभी इसकी सपाट तली में मलबे का निक्षेपण हो जाता है। इस प्रकार यू आकार की घाटियों का निर्माण होता है। इसके बाद में दूसरी लटकती या निलंबित घाटी, जब हिमनद की मुख्य घाटी के तल से उसमें मिलने वाली सहायक घाटियों के तल अधिक ऊंचे होते हैं, यानी कि मेन जो नदी के अंदर, एक तरह से नदी का भी उदाहरण लें तो उसके अंदर अगर छोटे छोटे नाले ऊपर से आके मिल रहे हैं तो वो दूर से देखने पे ऐसे लगता है कि नदी लटकती हुई घाटी दिखाई देती है। ये इसी प्रकार से हिमनद में भी होता है। जबकि सहायक घाटियों के तल अधिक ऊंचे होते हैं तो सहायक घाटियाँ मुख्य घाटी पर लटकती हुई प्रतीत होती हैं।
इसी कारण से इन्हें लटकती घाटियाँ या निलंबित घाटियाँ या बहिर्लंबी घाटियाँ कहते हैं। हिम के पिघलने पर जब इन लटकती घाटियों से जल निचली घाटी में गिरता है तो प्रपात का निर्माण होता है। इसका उदाहरण, इसका डायग्राम देखिए, मैंने बना रखा है। ये रहा। इनको जैसे ये ऊपर वाले क्षेत्र से ये नाला या पानी ये हिमनद आ रहा है, और ये जब ऊपर वाले से अब ये एकदम से नीचे गिरेगा तो ये यहाँ पर झरना या जलप्रपात बन जाता है, और ये मेन नदी के अंदर या हिमनद के अंदर ये शामिल हो जाता है। दूर से ये लटकती हुई घाटी क्यों दूर से दिखाई देती है? क्योंकि ये भाग ऊंचा है और ये जो मेन जो हिमनद है वो नीचा है। इस प्रकार से इसके अंदर देखिए प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। यहाँ से ये हिमनद आ रहा है, फिर ये नीचे ये जो गहरी घाटी है इसके अंदर ये गिरता है, तो ये लटकती हुई घाटी का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में सर्क या हिमगह्वर, ये सर्क या कोरी भी बोलते हैं। इसमें देखिए ये कैसे बनता है। सर्क हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्धवृत्ताकार या कटोरे के आकार का विशाल गहरा गर्त होता है, जिसका पार्श्व या किनारा खड़े ढाल वाला होता है। सर्क का आकार गहरी सीट वाली आराम कुर्सी से मिलता जुलता है। ये देखिए यहाँ से हिमनद आया, जब ये आता है तो एकदम से ये गिरेगा तो ये यहाँ पर उत्पाटन और अपघर्षण के कारण ये चट्टानों को तोड़ के ये गड्ढा बन जाता है, और गड्ढा बन के फिर धीरे धीरे ये इसका पानी जो है, या जब ज़्यादा पानी होता है फिर ये बाहर इसके साथ में ये हिम बाहर आ जाता है। तो ये जो गड्ढा हो गया, इसको ये जो है ये टान झील हो गई ये वाली। इसको ये जो झील बनती है इसको टान झील कहते हैं। इसमें मैंने नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के अंदर भी झरने के नीचे जो अवनमन कुंड बताया था, वो भी एक झील, वो झरने से बनी, ये भी एक तरह से जलप्रपात की तरह है। यहाँ पर हिमनद गिरता है एकदम ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, तो नीचे गड्ढा कर देता है और वहाँ पर जो पानी भर जाता है उसको टान झील कहते हैं। तो इससे सर्क प्राय हिम से भरे रहते हैं, इसी कारण से इन्हें हिम गह्वर या हिमागार या हिमगर्त भी कहते हैं। हिम के पिघल जाने से ये खुले गर्त के रूप में होते हैं, जिनमें कभी कभी जल भर जाने से झील का निर्माण हो जाता है, जिसे टार्न झील कहते हैं। तो ये जो है सर्क या हिमगह्वर, ये सर्क, ये देखिए आराम कुर्सी की तरह से ये बन गया, तो इस प्रकार से ये आकृति इस प्रकार की बनती है। चौथा है टार्न झील, जो मैंने अभी तुम्हें बताया। हिम के दबाव तथा अपर्दन के द्वारा सर्क की बेसिन में गड्ढा बन जाता है। इस तरह सर्क की बेसिन में एक शैल बेसिन का निर्माण होता है। हिम के पिघलने पर इस शैल बेसिन में जल भर जाता है, जिसे एक छोटी झील या टार्न झील कहते हैं। तो ये सर्क के जो फुट हिल्स पे ही ये टार्न झील का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये जो अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं, ये अभी मैं लेक्चर 1 के अंदर टार्न तक लेता हूँ, लेक्चर 2 के अंदर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। हिमानीकृत जो स्थलाकृतियाँ हैं, जिसमें सबसे पहले अपर्दनात्मक स्थलाकृति में बताया है। तो ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से, अभी पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सेकंड लेक्चर अभी इसके तुरंत बाद में कंटिन्यू करूँगा। उसके अंदर इसके आगे की स्थलाकृतियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।